आइए प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है प्रस्तर युग आदि मानव। ठीक है, प्रस्तर युग आदि मानव के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को तो कि जब हमें ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है या बारिश का महीना हो है, तो घर जो होता है वो हमें क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और घर में क्या होता है कि घर में रह करके हम लोग सभी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, एक युग ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानता था। यानी कि जो मनुष्य था, जो मानव था, आदिम मानव, उसको घर बनाना नहीं आता था। और तब वो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, है ना। तो जंगली जानवर जो हुआ करते थे, उनसे अपनी सुरक्षा के लिए, या हम कह सकते हैं कि उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार हुआ करते थे। काय के औजार? पत्थर के औजार, ध्यान रखना, ठीक है। केवल पत्थर के औजार हुआ करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरी चीज, मानव में परिवर्तन कैसे आया? देखो, जो हमारे इतिहासकार हुए, उन्होंने बताया है कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, कितना? 2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो क्या हुआ था 2 करोड़ वर्ष पहले? जो मानव था, उस मानव के विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। मानव में विकास होने लगा और उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने लगी। उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होने लगे। जो बॉडी है, उस बॉडी में शारीरिक परिवर्तन होने लगे। जैसे कि हमारे पैर हैं, दोनों पैरों पर वो खड़ा होकर के सीधा चलना सीख गया। दूसरा कि हाथों में जब वह विकास हुआ उंगलियों का, तो अंगूठे जो होते हैं, अंगूठों से वो क्या करता था कि वस्तुओं को पकड़ सकता था बहुत अच्छे तरीके से। और फिर वो वस्तु पकड़ना सीख गया, तो वो आगे के जो कार्य हुआ करते थे उनको भी आसानी से करने लग गया। मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग होता है, उसका आकार विकसित होने लगा, उसका विस्तार हुआ, क्षमता में विस्तार होने लगा है। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, इनको देखने की क्षमता, इसका विस्तार हुआ। और इस क्षमता को, ध्यान रखना, त्रिपार्श्वदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपार्श्वदर्शी, त्रिपार्श्वदर्शी, ठीक है। जो क्षमता होती है ऊंचाई, गहरा वगैरह देखने की, उसको त्रिपार्श्वदर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, मानव के विकास में हम कह सकते हैं विभेद हुआ। ये सब जानकारी देने वाले जो मानव थे, उनको शास्त्री कहा गया। क्या कहा गया? शास्त्री कहा गया, इतिहासकार कहा गया। तो हम आइए उसी अध्याय में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, प्रस्तर युग के बारे में, आदि मानव युग के बारे में, ठीक है। देखो, मानव, जो मानव की प्रगति, जो मानव था उसकी जो प्रगति हुई, उसकी कहानी की बात करें तो उसकी जो कहानी थी, उस कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं, जिसके लिए लिखित विवरण हमें मिल चुके हैं। यानी कि मानव के विकास की उस कहानी को हम इतिहास कहते हैं। जो मानव का विकास हुआ, और इस मानव के विकास की उस कहानी को, कौन सी कहानी को? उस कहानी को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं, जिसके हमारे पास क्या है? लिखित साक्ष्य। क्या है? लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, लिखित एविडेंसेस, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है। उसी को हम इतिहास कहते हैं, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, ठीक है। देखो, लिखना सीखने के हम कह सकते हैं कि पहले भी मानव जो था इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। जब उसको लिखना आया था, मानव को जब लिखना आया था, लिखना सीखा था उसने, उससे भी पहले, उससे भी पहले हम कह सकते हैं कि लाखों वर्ष पहले। कब? लाखों वर्ष पहले मानव जो था वो धरती पर रह चुका था, धरती पर निवास करता था पहले भी। और जब लंबा एक समय अतीत, जब मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, हम कह सकते हैं कोई उन व्यक्तियों का जो रह चुके थे लाखों वर्ष पहले,
जो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, उनके अतीत की बात की जाए तो मनुष्यों ने क्या किया कि उनकी घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं देखा और ना ही है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहास कहते हैं। ठीक है, जो मानव पहले रह चुका था, जिसका कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं था, उसी को हम प्रागैतिहास बोलते हैं। और भारतीय जो प्रागैतिहास था उसको उद्घाटित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को, डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज नाम का एक अंग्रेज था जिसने प्रागैतिहासिक समय का उद्घाटन किया, उसके बारे में बताया। और उसने, ध्यान रखना, डॉक्टर प्राइमरोज ने सन 1842 में, सन 1842 ईस्वी में, ध्यान रखना, कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, कर्नाटक का रायचूर जिला, और इस रायचूर जिले में भी ध्यान रखना एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? लिंगसुगुर। कौन सा स्थान है? लिंगसुगुर। स्थान का नाम है लिंगसुगुर। ठीक है, ध्यान रखना, लिंगसुगुर नाम का स्थान था। और उस लिंगसुगुर नामक स्थान में देखा जाए तो जो प्रागैतिहासिक जो औजार थे उनकी खोज की थी। किसने खोज की थी? डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में। कर्नाटक का रायचूर जिला पड़ता है, उस रायचूर जिले में एक लिंगसुगुर नाम का स्थान है, वहां से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। ठीक है, और भारत में बात की जाए, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के जो अन्वेषण थे उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1863 में। 1863 ईस्वी का समय था। उसमें जियोलॉजिकल सर्वे जब हुई थी तो उस जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित जो अधिकारी थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट, क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने, ध्यान रखना, जो पाषाणकालीन बस्तियां थी उनकी उत्खनन की शुरुआत करवाई 1863 ईस्वी में। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल जो सर्वे होती है उसके अधिकारी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, उन्होंने करवाई थी। और चेन्नई के पास में पल्लवरम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चेन्नई के पास में, चेन्नई के पास में, ध्यान रखना, पल्लवरम पड़ता है, पल्लवरम। वहां से कुछ पाषाण, वहां से हमको कुछ पाषाण निर्मित औजार भी मिले हैं, पाषाण निर्मित यहाँ से औजार भी मिले हैं। ठीक है, पाषाण निर्मित औजार भी हमें यहीं से मिले हैं, पल्लवरम से। एक आपके सर मार्टिमर व्हीलर हुए थे, सर मार्टिमर व्हीलर, जो मार्टिमर व्हीलर हुए थे, ध्यान रखना, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और उनके प्रयास के बाद फलस्वरूप ये हुआ कि हमें भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। ठीक है, और 1950 की बात है, 1950 में, याद रखना, 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक इतिहासकार हुए थे, उनकी कृति का नाम है हिस्टोरिक। उनकी जो कृति है, जो पुस्तक है उनकी कृति, उस कृति का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, इनकी कृति का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। और उस प्री हिस्टोरिक इंडिया में देखा जाए तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को एक नई दिशा प्रोवाइड की, उसको नई दिशा दी, एक नई दिशा दिखाया। ठीक है, अगर बात यहाँ पे की जाए थोड़ी सी, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे, जनक की बात की जाए। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे उनकी बात की जाए, क्योंकि अध्याय पूरा हमारा प्रागैतिहास काल कहलाता है। देखिए, भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित जो पुरातात्विक खोज हुई उनको शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। ठीक है, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, उन्होंने वर्तमान जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उसके चिंगलपुट में, जो तमिलनाडु राज्य है
तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखना। एक आपका चिंगलपुट जिला पड़ता है, कौन सा? चिंगलपुट। जो चिंगलपुट जिला है, उस चिंगलपुट जिला के पल्लवरम, जो कि पल्लवरम की हम अभी बात कर रहे थे, जो कि चेन्नई मद्रास के पास में पड़ता है, यहाँ एक पुरास्थल था चिंगलपुट नाम का, ठीक है। चिंगलपुट जो पल्लवरम है, जिला था चिंगलपुट, उसी पल्लवरम से देखा जाए तो पुरास्थल से 30 मई, कब? 30 मई 1863 को लेटेराइट का जो जमाव हुआ उससे हस्त कुठार खोज निकाला था। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। जो लेटेराइट मिट्टी थी उसका जमाव था, वहां जब खुदाई हुई तो वहां से हस्त कुठार के साक्ष्य मिले, और रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, इनका जन्म की बात की जाए, इनका जो जन्म हुआ था वो 1834 में हुआ था, 1834 में इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ हुआ था? 1834 में इंग्लैंड में रॉबर्ट ब्रूसफुट का जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी उम्र जब 29 वर्ष की थी, 29 वर्ष की इनकी आयु थी, और 29 वर्ष की आयु में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़ गए थे। और कोलकाता में, ध्यान रखना, कोलकाता में दिसंबर 1912 में इनका देहांत, इनका निधन हो गया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पुरापाषाण युग के बारे में, या आखेटक और खाद्य संग्राहक के बारे में, जिसे हम पैलियोलिथिक युग भी बोलते हैं, ठीक है। पुरापाषाण युग, इसको ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक युग भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक युग, ठीक है। पैलियोलिथिक युग भी हम इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टॉपिक को हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आखेटक और खाद्य संग्राहक, ठीक है, ये हमारे अध्याय का नाम है। और इसमें बात करें, देखो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर देखा जाए तो पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। जो पृथ्वी है वो 400 करोड़ वर्ष पुरानी है, ठीक है। उसी पृथ्वी की हम बात करेंगे तो पृथ्वी हमारी 400 करोड़ वर्ष पुरानी है लगभग। इसकी जो परत है उसके विकास से देखा जाए तो 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। और चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था है हमारी, ध्यान रखना, चतुर्थ की, क्या कहलाती है? चतुर्थ की कहलाती है। जो चौथी अवस्था है हमारे पृथ्वी के विकास की, जो परत है वो चतुर्थ की कहलाती है, जिसे हम क्वार्टनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी भी बोलते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं क्वार्टनरी के, अतिनूतन, ठीक है, और अद्यतन। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके 2? एक तो अतिनूतन और दूसरा क्या बताया मैंने अभी? अद्यतन, ठीक है, अद्यतन। और इन दोनों को भी नाम से अलग अलग जानते हैं। अतिनूतन को हम प्लाइस्टोसीन भी बोल देते हैं, ठीक है, प्लाइस्टोसीन भी हम अतिनूतन को बोल देते हैं, और अद्यतन को भी हम लोग होलोसीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? होलोसीन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखो, पहला जो है वो दूसरे से पहले देखा जाए तो 20 लाख और 10,000 वर्ष के बीच था, और दूसरा देखा जाए तो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पहले शुरू हुआ था जो समय था। और ऐसा कहा भी जाता है कि मानव जो था वो धरती पर प्लाइस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ था। जो अतिनूतन जो समय था, जब पृथ्वी का प्लाइस्टोसीन का जो समय था, इसी की बात हो रही है। इसी का जब स्टार्टिंग हुआ था, मानव तभी धरती पर पैदा हुआ था। और इसी समय देखा जाए तो जो असली गाय होती हैं, हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह, ये भी उत्पन्न हुए थे, ठीक है। चलिए बात की जाए, अधिकांश जो विद्वान हैं उनका मत है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले, कितना? 10 लाख वर्ष पहले, ध्यान रखना, 10 लाख वर्ष पहले, आज से या इससे भी पहले
जो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स ही ऐसे प्राणी थे जिनका जन्म हुआ था जो मानव के समान थे, जिन्हें हम नरवानर भी बोलते हैं। प्राइमेट्स को नरवानर भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स को आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले या उससे भी पहले इसका जन्म धरती पर हुआ था, जो कि मानव के समान दिखाई देता था। और धीरे धीरे ध्यान रखना, ये जो प्राणी था प्राइमेट्स, ये वृक्षों पर निवास किया करता था, और सब समय व्यतीत हुआ तो धीरे धीरे ये वृक्ष से उतर करके जो पिछले पैर होते हैं उन पैरों पर खड़ा होना सीख गया, और जब पैरों पर खड़ा होना सीख गया तो ये चलना भी सीख गया, और जब चलना सीख गया तो इसने अपना निवास स्थान कहाँ बना लिया, पृथ्वी को अपना निवास स्थान बना लिया, और पृथ्वी पर ये रहने लग गया। प्राइमेट्स बता रहा था, प्राइमेट्स क्या होता है, ठीक है। देखो, प्राइमेट्स का मतलब होता है नरवानर। क्या होता है? नरवानर। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? नरवानर के अंतर्गत आपके बंदर आते हैं, बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, आपके लंगूर, और यहाँ तक कि जो वनमानस होते हैं, वनमानस, वो भी हमारे प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। और हम कह सकते हैं अलग तरीके के जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, ठीक है। जो स्तनधारी जीव होते हैं वो सभी हमारे प्राइमेट्स में आते हैं। और प्राइमेट्स से ही जो प्राइमेट्स था, ये जो प्राइमेट्स था, इससे ही काय का विकास हुआ? आधुनिक मानव का। आधुनिक मानव का जो विकास हुआ वो प्राइमेट्स से ही हुआ था, ठीक है। और ऐसे प्राणी, ध्यान रखना, आज से 80 लाख वर्ष पहले कहाँ पर निवास किया करते थे? अफ्रीका में। अफ्रीका में निवास किया करते थे। कब? 80 लाख वर्ष पहले। 80 लाख वर्ष पहले ये लोग कहाँ निवास करते थे? अफ्रीका में निवास करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आदि मानव के जो जीवाश्म थे, इसके आदि मानव के जीवाश्म जो थे, जो फॉसिल्स हम लोग बोलते हैं, वो भारत में नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में नहीं मिले हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत देखा जाए तो द्वितीय हिमाववर्तन, हिमाववर्तन को हम बोलते हैं ग्लेशिएशन। क्या बोलते हैं? ग्लेशिएशन, ठीक है। दूसरा हिमाववर्तन जो था, जो ग्लेशिएशन था, उस काल में इसके संकेत देखने को मिलते हैं, जो कि हमें काय से पता चला? पत्थर के औजारों से पता चला कि पत्थर के औजार ये लोग प्रयोग करते थे। और उसका जो समय बताया जाता है, जो काल लगभग बताया जाता है, वो कितना बताया जाता है? 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख ईस्वी बताया जाता है, ईसा पूर्व, सॉरी, 2.5 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो आपका जो महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र से देखा जाए आज में, तो एक महाराष्ट्र में बोरी नाम का एक स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? एक बोरी नाम का एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में। उसी स्थान से जो तथ्यों की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार देखा जाए तो मानव की जो उपस्थिति थी हमारी धरती पर लगभग 14 लाख वर्ष पहले। कितना? 14 लाख वर्ष पहले बताई जाती है, ठीक है। जो तथ्य मिले हैं, जो रिपोर्ट मिली है बोरी नामक स्थान से, महाराष्ट्र से, वहाँ बताया जाता है कि 14 लाख वर्ष पहले मानव था। और इस विषय पर आज देखा जाए तो आज भी और खोज करने की ज़रूरत है। और भारत में तो आदि मानव जो था, पत्थर के जो अनगढ़ और जो अपरिष्कृत जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल किया करता था। और ऐसे औजार जो कि सिंधु, गंगा और यमुना के जो कछारी मैदान थे उनको छोड़ करके पूरे देश में पाए गए थे। कहाँ कहाँ? जो सिंधु है, सिंधु नदी है, गंगा है और जो यमुना है, इनके क्या थे? तीनों के कछारी मैदान, कछारी मैदान, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी पूरे देश में हमें औजार देखने को मिले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सभी जगहों पर औजार देखने को मिले हैं, ठीक है। और पुरापाषाण काल के जो औजार थे, जो पुरापाषाण काल के जो औजार थे, पुरापाषाण काल के जो औजार थे, ध्यान रखना, औजारों की बात कर रहे हैं हम लोग। जो औजार थे वो छोटा नागपुर से, जो छोटा नागपुर पठार है आपका, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से मिले हैं पुरापाषाण काल के औजार, जो कि समय बताया जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व के बीच के माने जाते हैं, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है, जो हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से देखा जाए जो कुर्नूल शहर है,
जो कुरनूल शहर है, उस कुरनूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर, कितना, लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो छोटा नागपुर के पठार से मिले हैं, जो कि 10,000 ईसा पूर्व के बीच के बताए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो कुरनूल शहर है वहां से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर ये हमें औजार देखने को मिले हैं। ठीक है, बात की जाए उत्तर प्रदेश की, अपने यूपी की बात की जाए तो हमारी जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, इस यूपी के मिर्जापुर जिले में देखा जाए, जो हमारी यूपी का जो मिर्जापुर जिला है, उस मिर्जापुर जिले से देखा जाए तो मिर्जापुर जिले की जो बेलन घाटी है, कौन सी घाटी है, बेलन घाटी, उस बेलन घाटी से तो हमें पशुओं के अवशेष मिले हैं। काय के अवशेष, पशुओं के अवशेष, इस बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पशुओं के अवशेष मिले हैं, और उन पशुओं के अवशेष से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ये जो मवेशी हुआ करते थे, इनको वो लोग पालते थे। फिर भी जानवरों को पालते थे, फिर भी पुरापाषाण युग की जो आदिम अवस्था थी, जो आदिम लोग थे, जो मानव था, वो शिकार और खाद्य संग्रह पर ही निर्भर था। काय पर निर्भर था, शिकार और खाद्य संग्रह पर, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने पर निर्भर था केवल। और भारत की जो पुरापाषाण, जो भारत की हमारी पुरापाषाण युगीन सभ्यता है, उसका जो विकास हुआ था, मैंने बताया था आप लोगों को, जो हिमयुग था उस काल में हुआ था या फिर प्लाइस्टोसीन युग में हुआ था। ठीक है, तो हमारे जो विज्ञान लोग हुए, जो इतिहासकार, जो वैज्ञानिक लोग हुए, जो वैज्ञानिक लोग हुए, कौन से वैज्ञानिक, नृवैज्ञानिक। ठीक है, जो मानवों की खोज करने वाले थे, उनकी परंपरा के अनुसार देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो थी उसके 4 मूल प्रजातीय उपभेद पहचानने को मिले हैं। कितने, 4 प्रजातियों के बारे में पता चला है। ठीक है, एक तो नंबर 1 पे बात करें तो नीग्रोटो, नीग्रिटो। ठीक है, इनको हम नाटे भी बोलते थे, नाटे जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई कम होती है, वो। इनकी पहचान कैसे हुई थी, ये एक तो गोल गोल हुआ करते थे, गोल गोल इनके सिर हुआ करते थे, गोल सिर के हुआ करते थे। दूसरा, जैसे शिशु सदृश किस्म के नीग्रो हुआ करते थे, जैसे कि आपने छोटा बच्चा देखा होगा, शिशु देखा होगा, जन्मजात जब होता है, ठीक है, छोटा बच्चा जन्म के समय पर होता है बिल्कुल, यानी कि नग्न अवस्था में, तो ये नग्न अवस्था के बिल्कुल पाए गए थे। ठीक है, किस्म के नीग्रो हुआ करते थे। दूसरे की बात करें तो दूसरा कैसा था, आद्य ऑस्ट्रेलियाई। कैसा था, आद्य ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है, और आद्य ऑस्ट्रेलियाई को हम बोल सकते हैं मजले कद का, यानी कि बीच के साइज का। ठीक है, इनके लंबे सिर हुआ करते थे, नाक जो वो चपटी हुआ करती थी, और बिल्कुल काले कलर के हुआ करते थे, काले किस्म के हुआ करते थे। ठीक है, तीसरे की बात करें, तीसरी जो प्रजाति पाई गई वो काकी शशी पाई गई। कौन सी, काकी शशी, काकी शशी पाई गई, काकी शशी। और काकी शशी को हम बोल सकते हैं ऊंचे कद का, ऊंचे कद का बोल सकते हैं। और इनके बीच के आकार के सिर हुआ करते थे, मध्यम आकार के सिर हुआ करते थे, इनकी नाक जो है वो लंबी हुआ करती थी, और पूरे शरीर पर देखा जाए तो रोएदार बाल हुआ करते थे, छोटे छोटे रोएदार बाल हुआ करते थे इनके पूरे शरीर पर। ठीक है, और जो चौथा पाई गई थी प्रजाति, चौथी प्रजाति की बात करें तो वो मंगोलाब थी। कौन सी थी, मंगोलाब। मंगोलाब बोलते हैं छोटे छोटे व्यक्तियों को, मानवों को, इसको हम नाटा भी बोल सकते हैं, नाटा। ठीक है, नाटे टाइप का हुआ करता था मंगोलाब। इनके चौड़े सिर हुआ करते थे, चपटी नाक हुआ करती थी, और आँख जो है, दरार जो होती है, थोड़ी सी दरार वाली आँख जो होती है, वही किस्म के ये मंगोलाब पाए गए थे। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं पाई गई थी मानव की हमारी। अब बात करें पुरापाषाण युग की अवस्थाओं के बारे में, पुरापाषाण युग की अवस्था के बारे में। ठीक है, अवस्था के बारे में बात करें, पुरापाषाण युग की अवस्था के बारे में बात करें तो भारतीय पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो पत्थर थे, उनके औजार के स्वरूप कह सकते हैं हम लोग, या जलवायु में होने वाले जो परिवर्तन थे उनके आधार पर इसको 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। कितनी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहले को हम आरंभिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं पहली अवस्था को, आरंभिक।
आरंभिक कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको निम्न पुरापाषाण युग, निम्न पुरापाषाण युग। ठीक है, निम्न पुरापाषाण युग। और जो दूसरी थी, दूसरी उसको मध्य पुरापाषाण काल। क्या कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरी जो अवस्था थी उसको हम उच्च पुरापाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। 3 अवस्थाओं में समय को बांटा गया था, ध्यान रखना। और मोटे तौर पर पहली अवस्था की बात की जाए, पहली अवस्था की, आरंभिक की इसकी, तो इसका समय जो बताया जाता है वो 5 लाख ईसा पूर्व का बताया जाता है। कितना? 5 लाख ईसा पूर्व का। इसका जो समय बताया जाता है 5 लाख ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है। दूसरी जो अवस्था थी इसको 50,000, कितना? 50,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 50,000 या फिर 40,000 ईसा पूर्व कह सकते हैं, और 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इसको रखते हैं। ठीक है। और जो तीसरी अवस्था थी, तीसरी अवस्था, उसको 40,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं। कितने में? 40,000 से 15,000 ईसा पूर्व के बीच में इसको रखते हैं। कैसे रखते हैं? जो दक्कन के पठार थे उसमें मध्य पुरापाषाण युग और जो उच्च पुरापाषाण युग जो था वहां दोनों के औजार देखने को मिलते हैं तब जा करके। और अधिकतर आरंभिक पुरापाषाण युग जो था वो हिमयुग में गुजरा था। काय में? हिमयुग में गुजरा था, जिसे प्लाइस्टोसीन बोलते हैं। ठीक है। इसके लक्षण की बात करें तो जो कुल्हाड़ी मिली है या फिर जो हस्त कुठार, जो हमें कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी मिली कह सकते हैं, या हस्त कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार बोलते हैं हैंड एक्स को। काय को बोलते हैं? हैंड एक्स को बोलते हैं। ठीक है, तो हैंड एक्स कह सकते हैं। और क्लीवर यहां से मिला है। क्या मिला है? क्लीवर। ठीक है, क्लीवर यहां से मिला है। चॉपर यहां से मिला है, जो चीजों को छीनने वाला होता है, चॉपर। इसको हम खंडक भी बोलते हैं। ठीक है, इनका उपयोग देखने को मिला है। एक आपकी पद्धति थी, इसी चॉपर से मुझे याद आया अभी, तो चॉपर की बात का जब हो रही है तो एक पद्धति थी, संस्कृति थी, चापर, चापिंग, चापर चापिंग, पेबुल संस्कृति। ठीक है, पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण जो थे, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के जो उपकरण थे, सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है वहां से प्राप्त हुए थे। कहां से? इसके जो पहले उपकरण थे, उपकरण पंजाब की सोहन नदी घाटी, ठीक है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है, तो यहां से प्राप्त हुए थे। यही कारण है कि इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि सोहन नदी घाटी से ये मिली है। और पत्थर के ऐसे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खा करके चिकने और सपाट हो जाते हैं उनको हम पेबुल बोलते हैं, या वर्टिकास्म बोलते हैं। पेबुल का बता दिया मैंने अभी आपको, जो पानी के रिसाव से पत्थर चिकने हो जाते हैं उन्हीं को पेबुल कहते हैं, या पेबुल कहते हैं, पेबुल। ठीक है, या क्या बोलते हैं? वर्टिकास्म, वर्टिकास्म। ठीक है, वर्टिकास्म भी कहते हैं। अगर चॉपर की बात करें, चॉपर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, चॉपर बोलते हैं एक बड़े आकार वाला उपकरण जो कि पेबुल से बनाया जाता है। पेबुल यानी कि चिकने पत्थरों से बनाया जाता है। चॉपिंग किसे बोलते हैं? चॉपिंग की बात करें तो चॉपिंग, चॉपिंग बोलते हैं जो काटने वाली जो वस्तु होती है, कोई काटने वाला जो हथियार, जो औजार होता है जिस पर दोहरी धार लगी हुई होती है दोनों साइड में। जैसे कि मान लीजिए ये कोई चाकू है, ठीक है, तो यहाँ पे भी धार लगी हुई है और इधर भी धार लगी हुई है, दोनों साइड जो धार होती है उसी को हम चॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। और जो हैंड एक्स मिली है, हैंड एक्स संस्कृति हुआ करती थी, उसके जो उपकरण थे सबसे पहले मद्रास के पास बादाम दुरई, कहाँ से? बादाम दुराई से। ठीक है, बादाम दुराई और अतरम पक्कम, और अतरम पक्कम, अतरम पक्कम। ठीक है,
बादमदुरई और अतरमपक्कम से हमको सबसे पहले उपकरण मिले हैं हैंड एस संस्कृति के, ठीक है। और जो नर्मदा नदी घाटी है उसका जो हथनौर गांव है वहां से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? नर्मदा, ध्यान रखना, जो नर्मदा घाटी है उस नर्मदा घाटी का एक हथनौर गांव है, हथनौर गांव, वहां से क्या मिला है? मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले, ठीक है, खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ बात करें पुरापाषाण कालीन स्थलों के बारे में बात करें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्थल और राज्यों की बात करें, स्थल और राज्य, ठीक है। देखो पहलगांव, एक पहलगाम जो स्थल था वो हमारा कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, कश्मीर में। ये हमारा पुरापाषाण कालीन स्थल था। पोतवार की बात करें, पोतवार, और ये पोतवार इसको हम एक नाम से जानते हैं, पिंडी दोब के नाम से, पिंडी दोब के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? पंजाब कह सकते हैं, या फिर हम वर्तमान पाकिस्तान भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तीसरे स्थल की बात करें जो कि हथनौर है, पाषाण कालीन स्थल है, पुरापाषाण कालीन हथनौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में पड़ता है हमारा ये। और भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका तो सभी जानते हैं, भीमबेटका जो है वो भी हमारा मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। और बात करें आदमगढ़ की, आदमगढ़, जो हमारा आदमगढ़ है वो भी कहाँ पर है? हमारा एमपी में है, ठीक है, आदमगढ़ एमपी में है। अगर बात करें लोहदानाला की, काय की? लोहदानाला की, लोहदानाला, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। पल्लवरम की बात करें, अभी पल्लवरम का तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो पल्लवरम है वो हमारा कहाँ पर है? मद्रास, चेन्नई के पास में, ठीक है, मद्रास, ठीक है। गुड़ियाम की बात करें, गुड़ियाम की, तो जो गुड़ियाम है वो भी हमारा कहाँ पर है? मद्रास में है, ठीक है, मद्रास का स्थल है, चेन्नई के पास में। नेवासा और चिरकी की बात करें, जो नेवासा है और जो चिरकी है, चिरकी, वो हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स को आप साथ के साथ बनाते चलें, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल में भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा, और नोट्स आपको एप्लीकेशन में बैच में मिल ही जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले बात की जाए रॉबर्ट ब्रूसफुट की, तो जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, ध्यान रखना उन्होंने क्या किया 1863 में, 1863 ईस्वी का समय था, और उन्होंने मद्रास के पास में जो पल्लवरम नाम का स्थान था वहां से सबसे पहला हैंड एक्स का साक्ष्य प्राप्त किया था। और मध्य पुरापाषाण युग में देखा जाए जो उद्योग था, मेनली पत्थर की जो पपड़ी होती है, पत्थर की पपड़ी से बनी जो वस्तुएं होती हैं उनका उद्योग हुआ करता था। और जो पपड़ी थी ये पूरे भारत में पाई जाती थी, और इनमें क्या था कि क्षेत्रीय भेद भी पाए जाते थे, यानी क्षेत्रीय जो विशेषताएं थी वो उन पर लिखी हुई मिलती थी, तो वो पाए जाते थे। और जो मुख्य औजार हैं वो पपड़ियों के बने, हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो फलक होते हैं, वेदनी, छलनी होती है, छेदनी होती है, खुरचनी होती है, ये सब पाए गए थे। और मध्य पुरापाषाण जो स्थल है जिस क्षेत्र में मिलते हैं, मध्य पुरापाषाण स्थल जिस भी क्षेत्र में मिलते हैं, मोटे तौर पर देखा जाए तो उसी क्षेत्र में आरंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। और यहाँ हम देखें तो एक प्रकार से सरल वटिकाश्म उद्योग, यानी कि जो मैं बताया था पेबल को बोलते हैं वटिकाश्म उद्योग, पत्थर के जो गोले होते हैं उन गोलों से वस्तुओं का जो निर्माण होता है उसी को वटिकाश्म उद्योग बोलते हैं, जो कि तीसरी हिमालयी हिमावर्तन के सीधे समकाल में चलता था। और ऊपरी पुरापाषाणी अवस्था की बात करें तो उसमें क्या था? उच्च पुरापाषाण अवस्था में, उच्च पुरापाषाण काल में देखें, जो उच्च पुरापाषाण काल था उसमें आर्द्रता कम थी, उसकी जलवायु में क्या था? आर्द्रता कम थी, आर्द्रता की
कमी थी। ठीक है, ध्यान रखना, आर्द्रता की कमी थी। और इस पुरापाषाणीय उच्च पुरापाषाण अवस्था की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या था, जब विस्तार हुआ इसमें हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा था जब हम कह सकते हैं कि जलवायु जो थी वो अपेक्षाकृत कम हो गई थी, गर्म हो गई थी। ठीक है, और विश्वव्यापी संदर्भ में देखा जाए, पूरे विश्व के बारे में बात की जाए तो इसकी दो विशेषताएं थी, इसकी दो विशेषताएं थी। अब विशेषताएं कौन सी थी, नंबर 1 की बात करें तो एक हम कह सकते हैं जो नए चकमक होता है बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से, चकमक उद्योग की स्थापना, चकमक उद्योग की स्थापना। ठीक है, अगर दूसरी बात की जाए, ठीक है, और आधुनिक प्रारूप का जो मानव था, जो आधुनिक समय का जो मानव था, आधुनिक प्रारूप का जो मानव था, यानी कि होमोसेपियंस, जो हेमोसोपियंस था, होमोसोपियंस, उसका उदय हुआ दूसरे विशेषता में। ठीक है, और भारत में तो फलक, तक्षणी बोलते हैं ब्लेड और ब्यूरिंस को, इनका इस्तेमाल देखने को मिला, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, बिहार के पठार हैं, और यानी कि इनके आसपास के क्षेत्रों में भी पाया गया था। काय का प्रयोग, फलकों का, तक्षणियों का, यानी कि ब्लेड और ब्यूरिंस का। और उच्च प्रापाषाण ही काल में बात की जाए तो जो मानव थे, जो मानव के उपयोग के जो लायक गुफाएं थीं, गुफाएं और जो शैलाश्रय थे, वो भोपाल से लगभग दक्षिण दिशा में जाएंगे तो 40 किलोमीटर दूर, कितना, 40 किलोमीटर दूर कहाँ पर मिले हैं, भीमबेटका पर मिले हैं, भीमबेटका में मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका में मिले हैं। अगर बात यहीं पर की जाए मध्यपाषाण काल की, मध्यपाषाण युग की, ठीक है, ये तो पुरापाषाण युग की बात थी। मध्यपाषाण युग की बात की जाए, जिसे हम मध्यपाषाण काल को क्या बोलते हैं, मध्यपाषाण युग, इसको ध्यान रखना, मेसोलिथिक युग भी बोलते हैं, मेसोलिथिक युग। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे की जाती है, आखेटक से, यानी कि शिकार जब करता था व्यक्ति उससे, और दूसरा पशुपालक से, पशुपालक से। ठीक है, आखेटक और पशुपालक से इस मेसोलिथिक युग की पहचान की जाती है। जब हिमयुग जो चल रहा था, हिमयुग का जब अंत था, उसके बाद देखा जाए तो मध्यपाषाण काल का शुभारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया मध्यपाषाण काल। और भारत में तो मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी जो थी वो सबसे पहले, इस युग के बारे में सबसे पहले जानकारी जो थी 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में जानकारी मिली। और जो हमारे सीएल कार्लाइल हैं, सीएल कार्लाइल जो हैं 1867 में उन्होंने विंध्य के क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों को खोज निकाला था। काय को निकाला था, लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण। और लघु पाषाण उपकरण बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों के औजार। ठीक है, स्मॉल वेपन्स। ठीक है, स्मॉल वेपन्स। और ध्यान रखना, इस काल के जो छोटे छोटे औजार मिले, पत्थरों से बने बने जो औजार मिले, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार होते हैं, छोटे छोटे, उनको माइक्रोलिथ बोला जाता है, या फिर सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। ठीक है, दो नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पाषाण के नाम से। और मध्य पाषाण युग के जो लोग थे वो शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाने की जो वस्तुएं हुआ करती थी उनको इकट्ठा करके अपना पेट भरा करते थे। और जब आगे समय व्यतीत हुआ, थोड़ा सा आगे चल करके क्या हुआ कि वे पशुपालन भी करने लग गए। और इन्होंने शुरू के 3 पेशे जो थे, 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम जो पेशा था वो नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ था। क्योंकि मध्य पाषाण युग के जो औजार मिले हैं, सूक्ष्म पाषाण जो मिले हैं, या जो पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं जिन्हें माइक्रोलिथ बोलते हैं, वहीं देखा जाए तो मध्य पाषाण स्थल आपका राजस्थान है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, मध्य और पूर्वी भारत है। इनमें से काफ़ी मात्रा में देखे जाए तो ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे यहाँ से माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार।
और दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी है, कृष्णा, कौन सी, कृष्णा नदी, कहां पर है ये, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी है उसमें देखे जाएं तो वहां से भी हमको ये माइक्रोलिथ पाए गए थे, छोटे छोटे औजार हमें वहां से भी पाए गए थे। और इनमें से जो राजस्थान में जो बागौर स्थल है, ध्यान रखना, राजस्थान, राजस्थान का जो बागौर स्थल है, बागौर, और इसी बागौर स्थल की तो खुदाई जो हुई है, जो उत्खनन हुआ है, वही एक अच्छे तरीके से हुआ है इस मध्य पाषाण युग में, बहुत अच्छे तरीके से, एक सटीक तरीके से हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी अगर बात कर लें मध्य पाषाण काल के स्थलों के बारे में थोड़ी सी, ठीक है, स्थल और राज्यों की बात कर लें, मध्य पाषाण स्थलों की, और कौन से राज्य में स्थित है उसकी थोड़ी सी बात करें। ध्यान रखना, बागौर की बात करें, अभी बागौर के बारे में मैंने बताया सबसे पहले, तो बागौर कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है बागौर। ठीक है, अगर लंगनाज की बात की जाए, लंगनाज, लंगनाज कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। सराय नाहर राय की बात की जाए, सराय नाहर राय की बात की जाए तो सराय नाहर कहाँ पर है हमारा, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर मेहदहा की बात की जाए, मेहदहा, तो मेहदहा कहाँ पर है हमारा, ये भी हमारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर बीरभानपुर की बात की जाए, जो बीरभानपुर है अगर उसकी बात की जाए तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर आदमगढ़ की बात की जाए, आदमगढ़ की, तो आदमगढ़ कहाँ पर है हमारा, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। और पंचमढ़ी की बात की जाए, पंचमढ़ी, ये पंचमढ़ी भी हमारा कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बात की जाए काय की, जलाल हल्ली की, जलाल हल्ली की बात की जाए तो जलाल हल्ली कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। अगर टेरी की बात की जाए, टेरी, तो टेरी कहाँ पर है हमारा, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। तो ये हमारे कौन से स्थल थे, ये जो स्थल पाए गए हमारे सभी के सभी, ये कौन से स्थल थे, ध्यान रखना, ये हमारे मध्य पाषाण कालीन स्थल थे। कौन से थे, मध्य पाषाण कालीन स्थल। ये हमारे मध्य पाषाण कालीन स्थल थे। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है हमारा, जो एमपी में जो आदमगढ़ है, जो आदमगढ़ है, और हमारे राजस्थान में क्या है, बागौर, राजस्थान में क्या है, बागौर। जो स्थल हैं यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और इनका समय बताया जाता है लगभग 5000 ईसा पूर्व का। दोनों का समय कितना बताया जाता है, 5000 ईसा पूर्व का, जहाँ से कि हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान के एक पुराने नमक झील है संभर, उसके जमाव के जो अध्ययन हैं, जो अध्ययन किए गए, उससे हमें पता चलता है कि 7 से 6000 ईसा पूर्व, 7 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास जो है यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे। और मध्य पाषाण संस्कृति में देखा जाए, अगर उसके महत्व को देखा जाए मोटे तौर पर, तो 9000 ईसा पूर्व से देखा जाए लगभग 4000 ईसा पूर्व, कितना, 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा था मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का महत्व जो है। ठीक है, और इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। भाई जो नवपाषाण युग जो आया, जो नियोलिथिक जो युग आया, नवपाषाण युग, उसके लिए जो रास्ते खोले वो किसने खोले, हमारे मध्य पाषाण युग ने। किसने खोले, मध्य पाषाण युग ने हमारे नवपाषाण युग के लिए रास्ते खोल दिए। अगर बात की जाए अब यहाँ पे नवपाषाण युग के बारे में, नवपाषाण या फिर नियोलिथिक युग के बारे में, नियोलिथिक युग के बारे में बात की जाए, और इस युग को हम ध्यान रखना, नवपाषाण को या नियोलिथिक युग को हम काय के नाम से जानते हैं, खाद्य उत्पादक के नाम से। काय के नाम से, खाद्य उत्पादक के नाम से भी इस समय को हम लोग जानते हैं।
देखो पहला नवपाषाण जो स्थल था, नवपाषाण जो पहला स्थल था वो H.C. मैस्यूरर ने 1860 में उत्तर प्रदेश में खोजा था। किसने? H.C. मैस्यूरर, H.C. मैस्यूरर ने खोजा था। कब? 1860 में। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहला जो स्थल था वो किसने खोजा था? H.C. मैस्यूरर ने 1860 में उत्तर प्रदेश में। और नवपाषाण या फिर नियोलिथिक शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का जो उपयोग किया था, नवपाषाण या नियोलिथिक का शब्द का जो पहली बार उपयोग हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? सर जॉन लुबाक के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन लुबाक के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था? 1865 में हुआ था। 1865 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगर यहीं इसकी बात की जाए, विश्व स्तर की, पूरे विश्व की बात की जाए, तो नवपाषाण युग जो था वो 9000 ईसा पूर्व से, कब से? 9000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था नवपाषाण युग जो था। और भारतीय महाद्वीप में देखा जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग कितना बताया जाता है? 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसका नाम क्या है? मेहरगढ़ नाम है। मेहरगढ़ नाम है। ठीक है, ये कि हमारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में 5000 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के जो लोग थे, कहाँ के? मेहरगढ़ के, वो मृद भांड का प्रयोग नहीं करते थे, बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। और जो हमारा विंध्य पर्वत है उसके उत्तरी क्षेत्रों में देखा जाए तो वहां से कुछ नवपाषाण सीलों के भी साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण जो सील होती हैं उन सीलों के बारे में भी पता चला है। ठीक है, उनका समय बताया जाता है कि 5000 ईसा पूर्व पुरानी सीलें हैं। कितनी? 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में देखा जाए जो कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति थी उसकी भी विशेषताएं काफ़ी देखने को मिली हैं, जैसे कि गर्तावास देखने को मिला है। गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे वाला घर, गड्ढे घर बोलते हैं जिन्हें हम, गड्ढे वाले, अंडरग्राउंड जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मृद भांडों की विविधता मिली है, मृद भांड बहुत अच्छी मात्रा में मिले हैं, पत्थर मिले हैं, हड्डी के तरह तरह के औजार मिले हैं, प्रयोग करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण जो होते हैं, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार, वो नहीं मिले हैं। यहाँ से हमको नवपाषाण इस युग में छोटे छोटे औजार नहीं मिले हैं। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थल भी था बुर्ज़होम। बुर्ज़होम, ठीक है, बुर्ज़होम का मतलब ध्यान रखना, जो बुर्ज होता है, बुर्ज का एक पेड़ होता है, बुर्ज का वृक्ष, उसी के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? बुर्ज़होम बोलते हैं। ठीक है, और ये श्रीनगर से उत्तरी पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना? श्रीनगर जो है हमारा, उस श्रीनगर से देखा जाए तो 16 किलोमीटर दूरी पर, कहाँ पर? 16 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, एक आपका चिरांद नाम का स्थान है बिहार में। कहाँ? 1 मिनट अभी बताते हैं आपको पूरा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे चिरांद के बारे में अभी। ठीक है, चिरांद के बारे में। चिरांद कहाँ पर पड़ता है हमारा? चिरांद जो स्थल है ये हमारा बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। और इस चिरांद से ध्यान रखना, हड्डियों के उपकरण मिले हैं। काय के? हड्डियों के उपकरण। ठीक है, हड्डियों के उपकरण मिले हमको चिरांद के, बिहार से। ठीक है, उपकरण काय के? हड्डियों के। और ये उपकरण मिले हैं, ये पूरे के पूरे ऐसे बताए जाते हैं कि जो हिरण का सींग है, हिरण का सींग उसके बने हुए हैं। काय के? हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, हिरण के सींगों के। कहाँ से? चिरांद, बिहार से हमको ये देखने को मिले हैं। बात की जाए मृद भांडों की, जो मृद भांड होते हैं, जो बर्तन होते हैं, इन मृद भांडों के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें? चौपानी मांडो से। कहाँ से? चौपानी मांडो से मिले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चौपानी मांडो से मृद भांडों के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य जो थे। और कर्नाटक में एक हमारा, कर्नाटक में संगनकल्लू है, संगनकल्लू। ठीक है, जो संगनकल्लू है जो कि हमारा मैसूर में पड़ जाता है,
मैसूर के पास में है। और जो पिकली हाल है, दूसरा पिकली हाल, जो पिकली हाल और जो संगन कल्लू है, यहां से हमें दोनों जगहों से ध्यान रखना, राख का जो टीला होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। काहे के? राख के टीले के साक्ष्य, राख के टीले के अवशेष हमें संगन कल्लू और पिकली हल से मिले हैं। अगर बात की जाए मेहगढ़ा की, जो मेहगढ़ा है, उस मेहगढ़ा की बात की जाए तो मेहगढ़ा जो कि हमारा बेलन घाटी में है। कहाँ है? बेलन घाटी में, ध्यान रखना, ये हमारा बेलन घाटी में है मेहगढ़ा। यहां से गौशाला के साक्ष्य हमको मिले हैं। काय के? गौशाला के। ठीक है, गौशाला के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो हमको मेहगढ़ा से मिले हैं, जो कि बेलन घाटी में स्थित है। ठीक है, कोल्डीहवा की बात की जाए, कोल्डीहवा सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर कोल्डीहवा की बात की जाए, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है कोल्डीहवा। और कोल्डीहवा से देखा जाए तो वन्य, काय के? वन्य और कृषिजन्य, और कृषिजन्य, वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि एक तो प्राकृतिक रूप से उगे हुए चावल, ठीक है, और दूसरे जो कृषि के तरीके से जो खेती करते हैं वो वाले चावल, यानी कि दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य हमको कोल्डीहवा से मिले हैं। और कोल्डीहवा से ही ध्यान रखना, जो धान होता है, धान के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको कोल्डीहवा से मिले हैं। ठीक है, और जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम के लोग जो हैं, देखा जाए तो रूखड़े टाइप के धूसर मृद भांड का प्रयोग करते थे। ठीक है, और एक रोचक बात और बता दूं आपको कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। यानी कि जो मालिक हुआ करता था और मालिक के शव के साथ कुत्ते का भी शव इसके साथ कब्रिस्तान में, कब्र में देखने को मिला है। ठीक है, रोचक बात है काफ़ी। और पालतू कुत्तों को उनके मालिक की कब्रों में दफनाने की प्रथा जो थी वो भारत के और किसी भाग में देखी जाए तो नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। नवपाषाण युग में किसी भी युग में, नवपाषाण युग में किसी भी लोगों में, कोई भी लोग थे उनमें ये प्रथा नहीं थी। और नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह जो था वो दक्षिण भारत में, कहाँ? दक्षिण भारत में। कहाँ पर? गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। कहाँ? जो गोदावरी नदी थी उसके दक्षिण में रहता था दूसरा समूह। काय का समूह? दूसरा, नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह। और ये लोग जो थे वो आमतौर पर नदी के किनारे ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां थी उनके ऊपर कह सकते हैं। काय के ऊपर? ग्रेनाइट की जो पहाड़ी है, ठीक है, ग्रेनाइट की पहाड़ी हम कह सकते हैं। या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि जो ऊपर जो पठार थे, पठार, उनमें रहते थे, उनमें बसते थे। ठीक है, और ये पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कोई तरह के जो फलक होते हैं, प्रस्तर फलक जो होते हैं, उनका भी प्रयोग करते थे। पकी हुई मिट्टी होती है उसकी मूर्तिकाएं बनाया करते थे, उनका प्रयोग करते थे। और उन मूर्तिकाओं को क्या बोलते हैं? फिगरिन्स बोलते थे। ठीक है, फिगरिन्स, उनको फिगरिन्स बोलते थे। जो मूर्ति हुआ करती थी पकी हुई मिट्टी की, उनको फिगरिन्स बोला गया है। और ये बहुत से जानवरों को भी पालते थे क्योंकि उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब थे, है ना। और ये सिलबट्टे का प्रयोग भी करते थे। काय का? सिलबट्टे का। ठीक है, जो हम मसाला पीसने के लिए घर में काम में प्रयोग में लेते हैं, उस सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अनाज पैदा करना ये जानते थे, ये फसल उगाना जानते थे ये लोग। ठीक है, और तीसरा क्षेत्र, ये तो हमारे दूसरे क्षेत्र की बात रही। अगर तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र जहां नवपाषाण युग के औजार मिले हैं, यानी कि कहाँ पड़ता है? असम की पहाड़ियों में। तीसरा क्षेत्र असम की पहाड़ियों में है, असम की पहाड़ियों में, जहां से हमें क्या मिला है? नवपाषाण युग के औजार मिले हैं। और नवपाषाण औजार जो हैं भारत की जो उत्तर पूर्वी, कौन सी? उत्तर पूर्वी जो सीमा है, उत्तर पूर्वी, कौन सी? उत्तर पूर्वी जो सीमा है, वहां देखा जाए जो मेघालय की, जो मेघालय है, और मेघालय की क्या है? गारो की पहाड़ियां। काय की? गारो की पहाड़ी। ठीक है, जो गारो की पहाड़ियां हैं वहां भी पाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखें जो विंध्य है हमारा, जो विंध्य है, विंध्य की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनके उत्तरी प्रदेशों में, कहाँ? उत्तरी प्रदेशों में
जो कि आपका मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है ना। तो काफ़ी जिलों में कई नवपाषाण स्थल देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना, जो नवपाषाण स्थल हैं या नवपाषाण परत वाले जो स्थल हैं, उसका जो उत्खनन जो हुआ है उनमें प्रमुख क्या है, कर्नाटक में जो मस्की है, कर्नाटक में जो मास्की है, एक जगह का नाम है स्थल का, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम कह सकते हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी है, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं हल्लूर है, हल्लूर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कोडकक्कल है, कोडकक्कल, ठीक है। और एक आपका पिकली हल था, पिकली हल। एक आपका संगनकल्लू था, संगनकल्लू, ठीक है। एक आपका टी नरसीपुर था, टी नरसीपुर, टी नरसीपुर। एक आपका तैक्कलकोट था, ठीक है, तैक्कलकोट। और एक बात की जाए तो तमिलनाडु में आपका पय्यमपल्ली आता है, पय्यमपल्ली, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, प्रमुख थे, जिन स्थलों का उत्खनन हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। और ऐसा बताया भी जाता है जो उतनूर, उतनूर ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कौन सा, उतनूर जो है ये क्या है, नवपाषाण स्थल है, महत्वपूर्ण, ठीक है। और ऐसा पता भी चलता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था जो थी वो 2000 कितना 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही थी, ठीक है। 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही थी। और जो कर्नाटक का जो पिकली हाल है, इस पिकली हल की बात कर रहे हैं, जो कर्नाटक का जो पिकली हाल है, यहाँ के जो नवपाषाण युगीन जो निवासी थे वो पशुपालक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे। और पशुपालन में क्या पालते थे, गाय, बैल, बकरी, भेड़, इन सबको पालते थे। और पिकली हाल में ही ध्यान रखना, इसी पिकली हाल की जब बात कर रहे हैं, इसी पिकली हाल में राख के ढेर, गाय के राख के ढेर और निवास स्थान, और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं हमें पिकली हाल से। और नवपाषाण युग के जो निवासी थे वो सबसे पुराने कृषक समुदाय के हुआ करते थे, क्योंकि पत्थर की जो कुदाल होती है, कुदाल, जो पत्थर की जो कुदाल होती हैं, ध्यान रखना नवपाषाण युग में इसको हो बोलते थे, हो, ठीक है। जो कुदाल थी और खुदाई के लिए क्या करते थे, जो डंडे होते हैं, डंडे से जमीन खोदते थे। और डंडों में एक और 1 से आधे किलोग्राम के लगभग कह सकते हैं, 1 या आधा किलोग्राम के वजन के जो पत्थर होते हैं उनके छल्ले लगा लिया करते थे वजन के लिए। और पत्थर के पॉलिशदार जो औजार थे उनके अलावा ये सूक्ष्म पाषाण फलकों का प्रयोग करते थे, यानी कि माइक्रोलिथ का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो औजार होते हैं छोटे छोटे उनको माइक्रोलिथ बोलते हैं, उनका प्रयोग करते थे। मिट्टी और सरकंडे जो होते हैं इनके गोलाकार या आयताकार घरों में ये बना करके रहा करते थे। रागी और कुल्थी, रागी, कुल्थी, इनकी फसल उगाया करते थे। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में देखा जाए जो बसने वाले जो नवपाषाण युग के जो लोग थे वो अधिक उन्नत थे और गेहूं, जौ और रुई उपजाया करते थे और कच्ची ईंटों के घरों में ये लोग रहा करते थे, ठीक है। जो कुंभकारी थी, कुंभकारी, कुंभकारी कुम्हार को बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसकी कला को कुंभकारी बोलते हैं। और कुंभकारी की सबसे पहली इसी अवस्था में देखने को मिलती है कुंभकारी जो थी। और आरंभ में तो हाथ से बनाए गए जो मृद भांड थे, जो बर्तन थे, वो भी देखने को मिलते हैं। बाद में मिट्टी के बर्तन जो थे वो काय पर बनने लगे थे, चाक पर, जो किसका कार्य था, कुम्हार जो होते हैं उनका कार्य हुआ करता था, ठीक है। और इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड देखने को मिला है, धूसर मृदभांड मिला है, चटाई की छाप वाले मृदभांड भी देखने को मिले हैं। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और, 9000 ईसा पूर्व से देखा जाए, 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व की जो अवधि थी, इसमें पश्चिम एशिया में काफ़ी तकनीकों में प्रगति हुई है। तकनीकी जो थी,
उन तकनीकों में प्रगति काफ़ी हुई है 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में, क्योंकि इसी अवधि में देखा जाए तो लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, घर बनाना, पशुपालन करना, लेखन क्रिया, इन सब का कौशल विकास कर लिया था, कौशल विकसित थे इन चीज़ों में। लेकिन भारत में ये सब कुछ जो है काफ़ी देरी से हुआ, काफ़ी विलंब से हुआ, है ना, बहुत लेट हुआ। ठीक है, फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग जो था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था, और चावल, गेहूं, जौ सहित देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण फसलें जो थी इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि में उपजाई जाने लगी, और संसार के इस भाग में कई गांव भी बाद में आकर के बस गए थे। यानी कि हमारे नवपाषाण युग तक की तीनों अवस्थाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और याद रखना, जो हमारा पुरापाषाण युग था उसमें आग की खोज बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी एनसीईआरटी को हम लोग कवर करवा रहे हैं। दूसरे तरीके से एनसीईआरटी को भी हम लोग कवर करवाएंगे। तो जो आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन्हीं का विश्लेषण आप लोगों को हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है आप लोगों को। बाकी का एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन में करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये प्रस्तर युग, मानव युग जो है, आदिम मानव युग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नोट्स का जो ई बुक है वो शायद हम लोग इतिहास कंप्लीट होते ही एक साथ दे देंगे, या एक एक चैप्टर करके आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, जो कि हमारा तीसरा अध्याय होगा, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। ठीक है, तो उस अध्याय